नमस्कार दोस्तों। 1954 में पार्लियामेंट में वक्फ एक्ट पहली बार पास किया गया। इसके बाद 1995 में इसमें संशोधन किया गया, जिसके बाद ये एक्ट और पावरफुल हो गया। फिर 2013 के संशोधन के बाद ये वक्फ के पास अनलिमिटेड पावर आ गई, जिसके तहत ये देश में कहीं भी किसी भी ज़मीन में अपना हक जमा सकता है और इसके लिए आप किसी कोर्ट में भी अपील नहीं कर सकते। मार्च 2014 में लोकसभा इलेक्शन के पहले कांग्रेस ने 123 प्राइम प्रॉपर्टी दिल्ली की इस वक्फ को एज अ गिफ्ट दे दी। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? और इसी काले कानून के कारण थाउजेंड्स ऑफ एकड़ हिंदुओं की जमीनों को वक्फ बोर्ड ने द्वारा कब्जा कर लिया गया। अभी आपको हाल ही का तमिलनाडु का केस पता होगा, जिसमें तमिलनाडु की वक्फ बोर्ड ने तमिलनाडु के 6 गांव विथ 1500 साल पुराने हिंदू टेम्पल को अपनी प्रॉपर्टी बताया है। इसके पास ये पावर है कि मुस्लिम चैरिटी के नाम पर किसी भी प्रॉपर्टी को ये अपना बता सकती है, लेकिन ये समझने के लिए कि इसके पास ये अधिकार कहाँ से आए, हमें इतिहास को खंगालना पड़ेगा। अब हम आपको एक हैरान करने वाली खबर दिखा रहे हैं। मंदिर पर वक्फ बोर्ड का कब्जा, घर पर वक्फ बोर्ड का कब्जा, पानी की टंकी पर वक्फ बोर्ड का कब्जा, सरकारी दफ्तर पर वक्फ बोर्ड का कब्जा, गांव की जमीन पर वक्फ बोर्ड का कब्जा। इतने प्राचीन मंदिर पर वक्फ बोर्ड का कब्जा कैसे हो सकता है? लेकिन ये सच है, इस पूरे के पूरे गांव पर वक्फ बोर्ड का कब्जा हो चुका है। हैरानी की बात है कि इस गांव की ज्यादातर आबादी हिंदू है, लेकिन जब भारत का पार्टीशन हुआ तब जो हिंदू पाकिस्तान छोड़कर भारत आए थे, तो जो उनकी पाकिस्तान में ज़मीन जायदाद थी सब वहाँ के मुस्लिमों और गवर्नमेंट द्वारा हड़प ली गई। लेकिन जो मुस्लिम भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, उनकी ज़मीन भारत सरकार ने वक्फ बोर्ड को दे दी। इसके बाद ही वक्फ बोर्ड एक्ट 1954 में बना। इसके बाद 1995 में इनमें चेंजेस हुए और इसको अनलिमिटेड पावर मिल गई किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ की कहने का। अच्छा, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, वक्फ बोर्ड केवल मुस्लिमों के लिए एक स्पेशल कानून है। अगर वक्फ ने आपकी प्रॉपर्टी को अपना बता दिया है या कहूँ हड़प लिया, तब आप सिविल कोर्ट नहीं जा सकते और आपको बिना कोई नोटिस दिए आपकी ज़मीन इनको ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर आपको इन पर केस करना है तो आपको इन्हीं के ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाना पड़ेगा, जहाँ पे डिसीजन पैनल वाले भी इन्हीं के कम्युनिटी के होते हैं और जो आपकी ज़मीन की इंक्वायरी करेगा वो भी इन्हीं कम्युनिटी का होता है। वक्फ बोर्ड लगभग देश के हर राज्यों में है और इसमें केवल मुस्लिम मेंबर ही होते हैं। क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है? नहीं आ रहा है तो और सुनो। वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के डाटा के अनुसार अभी के समय में देश की 8,54,509 प्रॉपर्टी वक्फ अपनी बताता है, जो कि लगभग 8 लाख एकड़ से भी ज़्यादा है। क्या हुआ, झटका लगा? अभी ये सुनो। ये प्रॉपर्टी इंडियन रेलवे और इंडियन आर्मी की प्रॉपर्टी से भी ज़्यादा है। 2009 में इसने कहा था कि देश की 4 लाख एकड़ ज़मीन इसकी है, जो आज बढ़कर दुगनी से भी ज़्यादा हो गई है, जबकि देश में ज़मीन तो उतनी ही है जितनी पहले थी। तो वक्फ की ज़मीन कैसे बढ़ गई? असल में वक्फ देश में जहाँ भी कब्रिस्तान और मस्जिद बनाता है उसकी चारों तरफ की संपत्ति को अपनी मान लेता है। इसी तरह वक्फ ने कई हिंदू मंदिरों को धीरे धीरे अपनी संपत्ति घोषित कर दिया है। इसे लोग अतिक्रमण कहते हैं और इस अतिक्रमण करने का अधिकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसे दे रहा है। सेक्शन 3 ऑफ वक्फ एक्ट 1995, अगर वक्फ ये सोच ले कि ये ज़मीन मुस्लिमों की है तो ये वक्फ की हो जाएगी। यहाँ ध्यान दीजिए, केवल सोच लेने से, इसके लिए उसे कोई सबूत भी देने की ज़रूरत नहीं है। वक्फ अगर ये मान लेता है कि आपकी ज़मीन आपकी नहीं है बल्कि वक्फ बोर्ड की है, तो आप सिविल कोर्ट भी नहीं जा सकते। आप केवल वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट ही जा सकते, जहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। रीज़न मैंने पहले ही बता दिया। अब क्या, गुस्सा आ रहा है? नहीं आ रहा है तो और सुनो। सेक्शन 85 के तहत अगर आप वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में ये प्रूफ नहीं कर पाते कि ये ज़मीन आपकी है, तो वक्फ कोर्ट आपकी ज़मीन को खाली करा लेगा और वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट का ऑर्डर लास्ट होता है। इसे सुप्रीम कोर्ट भी चेंज नहीं कर सकते। सेक्शन 40 के तहत अगर वक्फ ने किसी ज़मीन पर यह क्लेम कर दिया कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है, फिर चाहे वो आपकी पर्सनल ज़मीन हो, आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो ज़मीन आपकी है। वक्फ को किसी भी तरह की कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़ा तमिलनाडु के केस को देखते हैं। राजगोपाल नामक किसान जब अपनी खेती की ज़मीन बेचने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस जाता है, तब वे उससे कहते हैं कि ये ज़मीन उसकी नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड की है, तुम्हें वक्फ बोर्ड से एनओसी लानी पड़ेगी। जब राजगोपाल ने यह कहा कि 1992 में ये ज़मीन उसने खरीदी थी, तो वक्फ बोर्ड से उसे एनओसी क्यों लानी पड़ेगी? तब रजिस्ट्रार ऑफिसर उससे कहते हैं कि तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने उन्हें 250 पेज के डॉक्यूमेंट भेजे और कहा है कि तिरुचेतुरई गांव में किसी भी ज़मीन की खरीदारी बिक्री उसकी एनओसी के साथ की जाएगी। जब गांव के लोगों को ये बात पता चली तो वो स्तब्ध रह गए, क्योंकि गांव में हर व्यक्ति के नाम पे एक ज़मीन है। अच्छा, ये गांव एक हिंदू गांव है
मतलब मुस्लिम ज़्यादा नहीं है, तो फिर वक्फ बोर्ड कैसे अपना हक जता सकता है। इसके अलावा चंद्रशेखर स्वामी मंदिर जो कि 1500 साल पुराना है और इसकी चारों तरफ की 370 एकड़ ज़मीन वक्फ कहता है हमारी है। अगर वक्फ ऐसे ही हर जगह को अपनी बताने लगा तो कुछ समय बाद भारत देश को वक्फ कहेगा ये मेरा है। वक्फ पूरे देश के लिए खतरा है, जो कि कांग्रेस सरकार में इसे पावर दी गई और 2000 संशोधन के बाद ये ऑलमोस्ट अनलिमिटेड पावर हो गया। वक्फ जैसा कानून भारत जैसे सेकुलर कंट्री में कैसे एप्लीकेबल है। सवाल तो ये है कि ऐसा लॉ केवल मुस्लिमों के लिए ही क्यों, कोई और धर्म के लिए ऐसा लॉ नहीं है। अच्छा, 1991 में कांग्रेस ने वर्शिप एक्ट बनाया जिसमें ये कहा गया कि 15 अगस्त 1947 यानी आज़ादी के पहले जितने भी धार्मिक स्थान थे उसे किसी भी दूसरे धार्मिक स्थान में नहीं बदल सकते और ना ही उसके स्ट्रक्चर में कोई हेर फेर कर सकते। यही एक्ट ज्ञानवापी के लिए मुस्लिमों ने लगाया था और अयोध्या के लिए भी लगाया था, लेकिन अयोध्या का केस आज़ादी के बहुत पहले का केस है, इसलिए उसमें ये लागू नहीं किया गया। फिर 1995 में वक्फ एक्ट बना जो वक्फ को ये अधिकार देता है कि वो देश की किसी भी संपत्ति पर अपने होने का दावा कर सकता है और आप इसके लिए कोर्ट में भी अपील नहीं कर सकते। यह सुनकर हैरानी होती है और गुस्सा भी आता है कि एक सेकुलर कंट्री में ऐसा एक्ट है जबकि किसी इस्लामिक देश में ऐसा कोई एक्ट नहीं है। भारत में भी इस वक्फ एक्ट को रिपेल करना चाहिए क्योंकि इट इज़ क्लियरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँचे।